मैम आवाज नहीं आ रही। पढ़ते हैं अपना लेसन जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली संवाद फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। इसमें लेखक हमें, जो हमारे लेखक हैं प्रदीप तिवारी, वो बता रहे हैं कि जब से पहली देश की जो पहली सवाक यानी बोलती हुई फिल्म, पहले क्या थी, मूक फिल्में चलती थी। मूक यानी जिनमें केवल हाव भाव दिखाए जाते थे, संकेत के द्वारा वो अपने मनोभाव को प्रकट करते थे। और लेकिन जब 14 मार्च 1931 को अपनी जो पहली देश की पहली जो संवाद फिल्म थी आलम आरा, जब ये छपी तो पोस्टरों पर उसके ये वाक्य छपे थे कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली संवाद बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। अपना प्रश्न ये भी बन सकता है 1 नंबर का कि पहली संवाद फिल्म कौन सी थी। तो आपको यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, देश की पहली संवाद बोलती फिल्म आलम आरा थी। आलम के ये आगे नहीं लिखना, आलम आरा थी, यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेंगे। और प्रश्न अपना यह भी बन रहा है कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उनके पोस्टर पर कौन से वाक्य छापे गए थे और उस फिल्म में कितने चेहरे थे। तो आप यहाँ से भी मैडम ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा। अंडरलाइन की वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली संवाद बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। मैम देश से लेके कहाँ तक? अब वे सभी सजीव से लेके लिखी हुई थी तक, यहाँ तक पूरा अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि इसमें से अपने 2 प्रश्न बने हैं। मैंने आपको अभी बताया कि एक पहला प्रश्न तो ऐसे बनता है कि देश की पहली संवाद फिल्म कौन सी थी, तो देश की पहली संवाद फिल्म थी आलम आरा। दूसरी कि जब ये अपनी संवाद फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर विज्ञापन की कौन सी पंक्तियां लिखी हुई थी, तो ये यहाँ से हो जाएगा, वे सभी संजीव से लेके लिखी हुई तक, यहाँ तक पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 मार्च 1931 की वह तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। वह कौन सी तारीख थी? 14 मार्च 1931, यह भी अंडरलाइन कर लीजिए। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। यानी इस दिन यह जो फिल्म थी ये इसको जारी किया गया था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। इसका मतलब क्या है कि वो उसी दिन हुई थी, 14 मार्च 1931 को ही पहली जो अपनी बोलती फिल्म है वो भारत के सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था, कि लेखक कह रहे हैं कि हालांकि वह दौर कैसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक यानी जो बिना बोलते हुए, वो जो बिना बोलती हुई जो फिल्म थी वह लोकप्रियता के शिखर को छू रही थी, यानी वह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। कि जब पहली बोलती फिल्म अपनी जारी हुई थी 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित हुई थी, तो उस साल भी बहुत सारी जो मूक फिल्में थी वो हिंदी भाषा में और अन्य कई भाषाओं में भी बनी थी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। लेकिन जो बोलती फिल्म का जो नया दौर है
वो शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अदेशियर एम ईरानी। अभी अपना यह भी प्रश्न बन रहा है कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा को बनाने वाले फिल्मकार कौन थे, तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका अदेशियर एम ईरानी। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अदेशियर एम ईरानी। लगा लिया सभी ने, अंडरलाइन कर लिया बच्चों? यस मैम। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अदेशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। अब यह प्रश्न अपना यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि उनको यह जो बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और उन्होंने इसका आधार कहाँ से लिया। तो हम यहाँ से भी अंडरलाइन करेंगे कि अदेशियर ने 1929 में एक हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखी थी जिसका नाम था शो बोट, और तो फिर उनके भी मन में यह प्रबल जिज्ञासा हो गई कि हमें भी एक बोलती फिल्म बनानी चाहिए। और फिर उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई थी। उन्होंने आधार कहाँ से लिया था कि पारसी जो रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक था उसको आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई थी। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म ले लिए गए। इस नाटक में कई गाने थे वो उनको जैसे थे वैसा का वैसा उन फिल्म में ले लिया गया। एक इंटरव्यू में अदेशियर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि इसने आपने उस नाटकों में जो जैसे गीत थे वैसे के वैसे कैसे ले लिए, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हमारे पास ना तो कोई संवाद लेखक था और न ही कोई गीतकार था और न ही कोई संगीतकार था, इसलिए हमने और हमको उसकी शुरुआत करनी थी, इसलिए हमने जो नाटक था उसके जो गीत है वो जैसे के तैसे उस फिल्म में ले लिए थे। संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अदेशियर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी थी। जो अदेशियर ने जो फिल्म बनाई थी उसके लिए जो गाने की जो धुन होती है वो उन्होंने खुद ही चुनी थी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यानी जो बजाने वाले होते हैं वो क्या थे, एक तो था तबला, एक हारमोनियम और एक वायलिन। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि फिल्म के संगीत में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे, वाद्य में तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था कि केवल 3 चीजों से ही जो उनकी धुन थी वो बना ली गई थी। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। आलम आरा जो फिल्म बनी थी उसमें संगीतकार का या गीतकार का स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। आजकल तुम देखते हो कि कोई भी फिल्म प्रदर्शित होती है तो उसमें गीतकार का भी नाम आता है, संगीतकार का भी नाम आता है अलग अलग, कि संगीत किसने दिया है इस फिल्म में, इसके गानों को किसने लिखा है, इसके गीतकार कौन है। आजकल की फिल्मों में ऐसा होता है, लेकिन उस टाइम आलम आरा जो फिल्म थी उसमें संगीतकार या गीतकार के स्वतंत्र रूप से किसी का नाम भी नहीं डाला गया। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने WM खान। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक कौन थे? WM खान। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि फिल्म आलम आरा के पार्श्व गायक कौन थे। तो आलम आरा के पार्श्व गायक बने WM खान। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। ये भी प्रश्न बन सकता है अपना
कि जो आलम आरा फिल्म बनी थी उसका जो पहला गाना था उसके बोल क्या थे? तो उसके बोल थे, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे जो सोचे और बताए अति लघुत्रात्मक या फिर वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं में से बनकर आते हैं, इसलिए जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात को ही करनी पड़ती थी। एक नंबर का प्रश्न फिर यहाँ से बन रहा है कि आलम आरा की शूटिंग रात को क्यों करनी पड़ती थी? तो फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण उसकी शूटिंग रात को करनी पड़ती थी। अंडरलाइन करेंगे, साउंड के कारण उसकी शूटिंग रात को करनी पड़ती थी। अंडरलाइन कर लिया कि फिल्म आलम आरा की जो शूटिंग है वो रात को क्यों करनी पड़ती थी? क्योंकि साउंड की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उसकी जो शूटिंग है वो रात को ही करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। जो मूक युग की थी, मूक यानी जो बिना बोलचाल की जो फिल्में थी उनको क्या किया था, दिन के प्रकाश में अधिकतर शूट कर लिया जाता था। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। मगर आलम आरा जो फिल्म बनी थी, पहली संवाद फिल्म उसके लिए उसकी शूटिंग है वो रात को में होने के कारण क्या करना पड़ता था, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ती थी। यानी जो सुबह तो सूर्य की रोशनी होती है, उससे उजाला फैला रहता है, लेकिन रात में करने के लिए कृत्रिम व्यवस्था लाइटें लगाई जाती थी वहां पर। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, एदेशियर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 संवाद फिल्म बनाई। आलम आरा ने क्या किया, भविष्य में कई स्टार दिए, जिसे स्टार जानते हो ना आप लोग, वो कई स्टार दिए और कई तकनीशियन दिए। और एदेशियर की कंपनी ने, जो कंपनी थी एदेशियर की, उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से तो अधिक मूक फिल्में दी जो बिना बोलचाल की थी, और लगभग 100 संवाद यानी 100 बोलती फिल्में बनाई थी। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। एदेशियर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से तो अधिक मूक और लगभग 100 संवाद फिल्में बनाई। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विठल। अपना ये भी प्रश्न बन सकता है कि आलम आरा की फिल्म की नायिका कौन थी? तो फिल्म की नायिका थी जुबेदा और नायक थे विठल। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। फिल्म की नायिका जुबेदा थी और नायक थे विठल। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि उस समय के जो फिल्म आलम आरा थी उसके नायक कौन थे और नायिका कौन थी? तो फिल्म की नायिका तो जुबेदा थी और नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया कि वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक क्या होते हैं कि सबसे ज्यादा रुपए लेने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं वो स्टार। कि उस समय जैसे अब नहीं कहते हैं सुपर स्टार, उस समय के वो सुपर स्टार थे। वो उस एक फिल्म के लिए बहुत सारे पैसे लेते थे। तो उनके लेखक कह रहे हैं कि उनके चयन को लेकर भी काफी एक किस्सा चर्चित है कि विठल को है जो उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी, तो पहले तो उनका बतौर नायक के रूप में यानी स्टार के रूप में चयन कर लिया गया,
लेकिन उनको उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। इस कमी के कारण उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह महबूब को स्टार बना दिया गया, यानी नायक बना दिया गया। विठल हो वो इससे नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। अब अपने को यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है अपना कि विठल को किस कारण उनको बतौर नायक से हटा दिया गया था। तो यहाँ से करेंगे कि विठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी, इसलिए इसी कमी के कारण उनको हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि उसको उनको क्यों हटाया गया और उनकी जगह किसको नायक बनाया गया। तो उनको तो उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी, इस कारण उन्हें हटा दिया गया था और उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया था। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो जब तक के मशहूर वकील हुआ करते थे। विठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उस दौर का जो मुकदमा था उनका, जो किसने लड़ा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसको भी कर लीजिए, जो जब के मशहूर वकील हुआ करते थे। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। फिर विठल थे वो मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। कि उनकी जो सफलता भी थी इसकी, विठल की, वो आगे भी जारी रही। वो मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहबराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। इसके अलावा उसमें आलम आरा में और कौन कौन था, सोहबराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता मौजूद थे और जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे कि आलम आरा में विठल और जुबेदा के अलावा और कौन कौन से कलाकार थे जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। आगे पढ़ते हैं। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। यह फिल्म कब हुई प्रदर्शित? 14 मार्च 1931 को। और कहाँ पर हुई? मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई। इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि फिल्म आलम आरा है वो कब प्रदर्शित हुई और किस सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई। तो यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। 1 नंबर का प्रश्न है अपना बन रहा है यहाँ से, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया कि यह फिल्म थी जो आलम आरा, ये 8 सप्ताह तक चली थी और इसमें इतनी भीड़ उमड़ती थी कि पुलिस के लिए इस पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। यानी सभी इस फिल्म को देखने में होड़ लगी रहती कि इसको टिकट मिल जाए और वो इस फिल्म को देख सके। तो इसके लिए क्या हुआ, पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ी। पुलिस भी इस काम में थोड़ा कमज़ोर पड़ गई क्योंकि भीड़ अत्यधिक होती थी, तो उनका जो पुलिस का था उन लोगों पर नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था। तो जो समीक्षक होते हैं उन्होंने इसको एक फैंटेसी करार दिया कि एक भड़कीली फैंटेसी है। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी और इसमें 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया। इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि यह फिल्म कितनी लंबी थी और इसे कितने महीनों में तैयार किया गया। फिल्म आलम आरा थी, यह 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 माह के महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। ये आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये प्रश्न भी अपना बन रहा है। ये जो मैंने महत्वपूर्ण जो मैं प्रश्न बोल बोल के जो मैं आपको लगवा रही हूँ, इनको आप एक अपनी नोटबुक है जो फेयर, उसमें भी कर लीजिएगा
ताकि आपको फिर जब एग्जाम आए तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक फिल्मों विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण संवाद सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। जब जो संवाद फिल्में बनने लगी थी तो उनके लिए जो उनका विषय था वो क्या लिया गया था, उनको पौराणिक कथाएं, अपनी जो पौराणिक कथाएं हैं, पारसी रंगमंच के जो नाटक होते हैं, अरबी की जो प्रेम कथाएं होती हैं, उनको विषय के रूप में चुना गया था। और इसके अलावा और भी कई सामाजिक जो विषय हैं वो उनके भी फिल्म बनी थी। उसमें ऐसी ही एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था खुदा की शान। उसमें एक किरदार था वो महात्मा गांधी जैसा था। तो इसी कारण जो समाज सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासक थे, उस समय जो ब्रिटिश शासक थे, उनकी तीखी आलोचना है वो सहनी पड़ी थी। इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे कि जो संवाद फिल्मों के लिए और उनके विषय रूप में क्या चुना जाता था। तो संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संवाद सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अदेशियर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान किया है। इसमें अपना प्रश्न बन रहा है कि जो पहली संवाद फिल्म के निर्माता निर्देशक अदेशियर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं को उन्होंने क्या कहा। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग। जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे कि उन्होंने क्या कहा इस मौके पर कि मुझे इतना बड़ा सम्मान नहीं चाहिए, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो जो अपने देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। कि जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, यानी सिनेमा पहली जो फिल्में थी वो पहले मूक बनती थी और उसमें केवल हाव भाव और संकेत के द्वारा अपने मनोभाव को प्रकट किया जाता था। अब जब सिनेमा ने बोलना सीख लिया, अर्थात उसमें जब संवाद होने लगा, तो उसके लिए क्या हुआ कि जो पढ़े लिखे अभिनेत्रियों यानी स्टार कहते हो ना आप लोग, उनकी ज़रूरत पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि अब बोलने के लिए अब संवाद भी बोलने थे, तो सिर्फ अभिनय से ही काम नहीं चल सकता था। तो मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। जब मूक फिल्में बनती थी तो मूक फिल्में के दौर में तो क्या थे कि पहलवान जैसे कोई होते शरीर वाले या स्टंट करने वाले होते थे और उछल कूद करने वाले होते थे, अभिनेता होते थे, उनसे काम चल जाया करता था। अब क्या था, उन्हें संवाद बोलना था। उन्हें संवाद किसे कहते हैं, जिसे तुम डायलॉग कहते हो ना, डायलॉग, उन्हें अब क्या करना था, डायलॉग बोलना था। और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। और जो गाने दिखाए जाते हैं आजकल की फिल्मों में आप लोग देखते हो, डायलॉग हीरो है, जो स्टार है, वो क्या करता है, डायलॉग भी बोलता है, गाने भी गाता है। तो वो कह रहे हैं
कि अब लेखक अब क्या था कि केवल पहलवानों से या स्टंट करने वालों से या उछल कूद करने वालों से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि अब संवाद फिल्मों के लिए उन्हें संवाद भी बोलना था और इसलिए अब गायन की प्रतिभा भी जो प्रतिभा भी की कद्र होने लगी थी, क्योंकि उसमें जो संवाद फिल्मों में जो गाने होते थे वो गाए जाते थे, तो उससे जो पार्श्व गायक और गायिका है उनकी भी कद्र होने लगी थी। अब उन्हें इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। इसलिए जो आलम आरा के बाद में जो आरंभिक संवाद के दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता वो बड़े पर्दे पर नजर आने लगे थे। हिंदू उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह अब क्या है, जो जन प्रचलित भाषा थी उन बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देशी हुआ, एक तरह की नई आज़ादी थी जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों से में बेहतर होकर उभरने लगा था। ये क्या थी, एक तरह की नई आज़ादी थी जिसमें आगे चलकर हमारे जो दैनिक जीवन है और जो सार्वजनिक जीवन है उसका जो प्रतिबिंब है वो फिल्मों में बेहतर तरीके से उभर कर आने लगा, कि जो हमारा सामाजिक जीवन कैसा है, हमारा सार्वजनिक जीवन क्या है, वो फिल्मों के जरिए उभर कर आने लगा था। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा। उस समय की जो अभिनेता थे, जो अभिनेत्रियां थी, उनकी लोकप्रियता का असर क्या हुआ कि इसका असर है वो लोगों को पर भी पड़ा। आजकल भी तुम देखते हो कि हीरो हीरोइन की जो स्टाइल होती है, जो कपड़े पहनने की होती है, जो हेयर स्टाइल होती है, वो लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं ना। तो उस दौर में भी जब संवाद फिल्में शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ कि अभिनेत्री थी या जो हीरो हीरोइन थे उनकी तरह कपड़े पहनने, उनकी तरह बोलने, उनकी तरह हेयर स्टाइल करने के लोग अपनाने लगे। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। माधुरी नाम की जो फिल्म में वो जिसकी नायिका थी सुलोचना, तो उसकी जो हेयर स्टाइल थी, उसकी जो बालों की स्टाइल थी, उस दौर में औरतों में काफ़ी लोकप्रिय हो गई। जैसे थोड़ी दिन बाद में जैसे वो जब कलर फिल्में आने लग गई थी उस समय एक साधना कटिंग भी चली थी, जिस उस समय की औरतें साधना जैसे कटिंग करने लग गई थी, मतलब बालों हेयर स्टाइल करने लगी थी। तो वो ऐसे ही कह रही हैं कि उस माधुरी नाम की एक फिल्म थी जिसकी नायिका सुलोचना थी, तो उस सुलोचना की जो हेयर स्टाइल थी उस समय की औरतों में वो काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी कि औरतें थे वो अपनी केस सज्जा यानी अपनी बालों को उसी तरह बनाती थी जैसी सुलोचना बनाती थी। अदेशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। अदेशिर की जो फिल्म थी उसमें भारतीय कलाकार तो थे ही, उसके साथ साथ में जो ईरानी कलाकार थे उन्होंने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। आलम आरा को भारत के अलावा और कहाँ कहाँ पसंद किया गया, श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। और ये भी प्रश्न बन रहा है कि उस दौर में आलम आरा का जो दौर था या संवाद फिल्मों का दौर था उसमें किस नायिका की हेयर स्टाइल उस दौर में काफ़ी लोकप्रिय थी, तो यह आप लिख लीजिए, इसमें यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे पढ़ते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद सिनेमा के जनक अदेशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। कि भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। दादा फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक दादा फाल्के को कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूरा ही कर लीजिए यहाँ से।
भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद सिनेमा के जनक एदेशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। तो प्रश्न यहाँ से अपना ये भी बन गया कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा फाल्के थे। इस पे आज भी पुरस्कार अभिनेताओं को आज भी पुरस्कार दिया जाता है। तो स्टूडेंट अपना यह लेसन है वो समाप्त हो रहा है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सभी को समझ में आ गया? मैम वो हेयर स्टाइल वाला कहाँ है? क्या हेयर स्टाइल वाला सुलेखना वाला? वो हेयर स्टाइल वाला, हेयर स्टाइल पर एक माधुरी फिल्म थी। तो उसमें उसकी जो नायिका थी, जो अभिनेत्री थी, वो सुलोचना थी। तो उसने जो हेयर स्टाइल बनाई थी उस दौर में, उस जमाने में, उस जमाने में जो औरतें थी उन्होंने भी सुलोचना की हेयर स्टाइल अपनाई और वो उसी तरह अपने बाल की बनाती थी या केस सजा करती थी। जैसे आजकल तुम नहीं देखते क्या कि कोई शाहरुख खान की जैसी कटिंग करा रहे हैं और कोई काजोल जैसे करा रहा है, कोई प्रियंका जैसे करा रहा है। तो वो उसी टाइम की वो लोकप्रिय अभिनेत्री थी सुलोचना। तो उसने उस दौर की औरतों ने भी वही हेयर स्टाइल अपनाई थी। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। हाँ, तो अपना यह लेसन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। हम इसके अगले इसमें क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। आज मैं आपको पहले वाला जो PDF है वो सेंड कर रही हूँ। आप अपनी नोटबुक में वह कर लीजिएगा और जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं जो छोटे छोटे प्रश्न उनको भी आप नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।